अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अडयाला से आ गई हैं बड़ी बड़ी खबरें और कुछ मजीद खबरें जो हैं वो आज के रोज भी आ जाएंगी। और इन खबरों की बाज़गश्त पहले से ही सुनाई दे रही है क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहा और इसके साथ साथ एक बयानिया बनाने की कोशिश भी। ये सब क्या था इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी केपी हुकूमत ने 2 अहम स्टेप्स लिए हैं, अहम उनके इकदामात, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। और फिर कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि पीछे जो चीज़ें जन्म ले रही हैं उसके बाद आगे का मंजरनामा बनता क्या नजर आ रहा है। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं कि जो अहम मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब के साथ इमरान खान साहब की और फिर उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी की। तो इस मुलाकात और मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये बात वाजे हो गई है कि अडयाला के कैदी ने एक दफा फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है किसी भी किस्म की ऑफर को, डील को, फेवर को, एनआरओ को। और उसने साफ तौर पर कहा है कि जो आपसे होता है करके देख लें, लेकिन किसी पेशकश के तहत या किसी भी किस्म के समझौते के तहत बाहर नहीं आना चाहता। वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा नजर आ रहा है। अडयाला से आज भी यही आवाज आई है। तो जो खबरें हैं उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मुलाकात की है उसका जो सारा माहौल है वो बाहर बता दिया गया है। और उसके साथ साथ फिर जो मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की वो भी इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी क्योंकि जब यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, अडयाला को इतवार के दिन खोला गया, तो ये एक अपने आप में बड़ी अहम और गैर मामूली सूरत हाल थी क्योंकि वो हुकूमती लोग जो कि पूरा हफ्ता भी इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कमिटमेंट के बावजूद नहीं करवा पाए और हर टॉक शो में शर्मिंदा होते फिर रहे थे, आज देख रहे थे कि किस तरह इतवार के दिन भी दरवाज़ा खुल गया और मुलाकात करवाने वालों ने मुलाकात करवा दी। मुज़ाकराती कमेटी के लोग जब अडयाला पहुंचे तो उनसे कई सवालात हुए। उनसे पूछा गया कि जी क्या कोई एनआरओ है, तो उन्होंने कहा किधर है एनआरओ। हामिद रजा साहब ने तो ये भी कहा कि अब ये नहीं है कि इमरान खान कोई एनआरओ मांग रहा है, हकीकत यह है कि अब इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। और हामिद रजा साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान कोई एनआरओ देने को भी तैयार नहीं, लेने को भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मुतालबात हैं अपनी जगह स्टैंड करते हैं, बाकी अब मुलाकात करेंगे तो देखेंगे। असद कैसर साहब भी खुश नजर आए। उनका कहना था कि शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके मुलाकात तो बहरहाल हो रही है। और 2 जो मेंबर्स थे कमेटी के, सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब, ये अलबत्ता इस्लामाबाद नहीं थे मौजूद, पिंडी नहीं पहुंच सके और इस तरह उनकी मुलाकात तो बहरहाल नहीं हुई। लेकिन जो दीगर अरकान थे उनकी मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से। बहरहाल इस दफ़ा इन्हें टाइम भी काफ़ी मिल गया और बाद में जब इस मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि आज तफसीली मुलाकात तो हुई है लेकिन उस माहौल में नहीं हुई जो हम चाहते थे। यानी ये लोग चाहते थे कि किसी ऐसी जगह पे मुलाकात हो जहाँ पर कोई विजिलेंस ना हो, जहाँ कोई रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, जहाँ पे इन्हें प्राइवेसी दस्तयाब हो। लेकिन ऐसा तो खैर नहीं हुआ। लेकिन ये है कि कम से कम एक जो पहले बिल्कुल ही 15-20 मिनट या आधे घंटे की मुलाकात हुआ करती थी उसकी निस्बत ये थोड़ी सी बेहतर तफसीली मुलाकात थी टाइम के हिसाब से। बाकी इस मुलाकात में जो मुशावरतें हुई हैं वो अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने अगली जो इनकी मीटिंग होनी है हुकूमती कमेटी के साथ उसके लिए वही मुतालबात जो है उसी पर जोर देने के लिए कहा है कि जनाब तमाम असीर कैदियों की रिहाई जिनका ट्रायल नहीं हो रहा, जिनकी जमानतें नहीं हो रही, और उसके साथ साथ 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन, यही 2 मुतालबात हैं जिनके ऊपर कोई आगे बात बढ़ती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ती तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हामिद रजा साहब ने यही बात आज आके बाहर भी बता दी है कि हम पॉजिटिव हैं, बिल्कुल बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं। अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि क्या वो एक स्टेप बेहतर दिखाते हुए कोई कमीशन अनाउंस करती है या नहीं। और उसमें भी वो कहते हैं कि हमको ये नहीं कह रहे कि हमारी पसंद का जज या उसकी हमारी या कोई पसंद का जज नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी गैर मुतनाज़े जज सुप्रीम कोर्ट का उसके अंडर आप ये कमीशन बना दें, हमें वो काबिल कबूल होगा। लेकिन अभी तक इस सारे मुतालबे के बाद हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो उनके मुतालबात के बारे में नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है उसके ऊपर वो रिएक्शन जो है वो आ रहा है। क्योंकि
एक तांता बन गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, और अब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गुस्सा आ गया है, और उसके बाद अब इमरान खान साहब को उस गुस्से के नतीजे में बज़ाहिर मज़ीद दबाव में लाने के लिए एक और सज़ा तैयार कर ली गई है। बज़ाहिर ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो आज बहुत अहम लोग समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, दीगर जो निज़ाम के करता धरता हैं, उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब को कल लाजमी फ़ैसला सज़ा का ही सुनाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब को हमने बड़ा समझाया था उस वक्त भी, आज फैसल वावडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी हमने तो इमरान खान साहब को बड़ा उस वक्त भी समझाया कि ये सही काम नहीं आप कर रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो अलकादिर डील थी ये सारी की, तो ये जो है जाहिर है उसमें मैंने तो इमरान खान को कहा था कि आप जेल जाएंगे। तो भाई इस पे सवाल ये कि एक बंदा अगर खुद इसको एडमिट कर रहा है तो वो उस वक्त फ़ौरन आके इसके ऊपर क्यों नहीं बोला है, इसमें तो वो फिर उसका मतलब है शरीके जुर्म हुआ। तो पहले तो मेरा ख्याल है जो कैबिनेट मेंबर्स हैं जिन्होंने बंद लिफाफों को अप्रूव कर दिया उनको भी बुलाया जाना चाहिए था इस हिसाब से। तो फिर अलकादिर ट्रस्ट केस में, बहरहाल अलकादिर ट्रस्ट केस जो है इसका फैसला सुबह सुनाया जाना है, और इसकी तफसील मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि ये बात खुद नैब भी कहती है कि कोई इमरान खान साहब उनकी बेगम ने इसमें फाइनेंशियल प्रॉफिट या कोई माली बेजाब्तगी साबित नहीं होती। अलबत्ता क्या ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, अगर ये इसका केस है तो फिर भी इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इस सूरत में फिर तो आपको जो कैबिनेट के बाकी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, जो नैब की नई तरमीम हो चुकी हैं उसके तहत तो कैबिनेट के फैसलों को अब एक कवर हासिल है, एक इंडेमनिटी हासिल है, तो उसके तहत तो फिर ये केस ही ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये केस चला और इसमें कुछ भी ख़ास प्रूव नहीं हो सका। जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे इसमें, जिनका सबसे बड़ा नाम था मलिक रियाज साहब, वो इस पूरे केस में कहीं कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, ना उनको बैरून मुल्क से लाने के लिए हुकूमत ने कोई कार्रवाई की, और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस बनाया गया, और फिर जिस अंदाज से बनाया गया वो सबको पता है कि उसमें कुछ भी प्रूफ उस तरह से नहीं हो सका। तो बहरहाल इस केस का फैसला बुनियादी तौर पर ब्लैकमेलिंग के लिए शायद यूज़ किया जा रहा था इसको, कि भाई अगर आप बात कर लें, डील कर लें, और डील क्या थी, वही कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, कुछ अरसे के बाद देखेंगे और कुछ देर खामोश भी हो जाएं, कुछ अरसे के बाद आपके जो केसेस हैं ये भी सारे वाइंड अप कर दिए जाएंगे। लेकिन ये डील चूंकि इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसके बाद बार बार इस केस के फैसले को डिले करके उन्हें फिर बार बार इस बात के कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन चूंकि अडयाला का कैदी अपनी जगह से नहीं हटा, तो उसके बाद अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये जो फैसला है अब इसको सुना दिया जाएगा। वैसे तो आज ही सुना दिया गया है कि जी केस में सज़ा लाजमी होने वाली है, लेकिन अब इसको ऑफिशियली अनाउंस करवाने के लिए भी जज साहब जो हैं उनको बिठा दिया जाएगा कल 11 बजे। ये जो फैसला है सुनाने के लिए बाकायदा तौर पर जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनको आगाह भी कर दिया गया है। अडयाला में ही ये फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि मुल्ज़िमान का सामने होना ज़रूरी होता है, तो जी वहाँ पर ही जज साहब पहुँचेंगे फैसला सुनाने के लिए, और यही सबसे बड़ी खबर भी होगी गालिबन आज के दिन की। लेकिन उससे पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, बाकी जो हुकूमती वज़रा हैं वो आज ही आके इसके ऊपर एक बयानिया बनाना शुरू हो गए। ये तो मुझे सीधी सीधी बौखलाहट लग रही थी इस हुकूमत की कि चलिए जब फैसला आ जाता फिर आप आके ये साबित करते कि हाँ जी ये सही फैसला आया है और इमरान खान ने वाकई कुछ गलत काम किया, तो एक अलग बात होती। मतलब अगर फैसला अभी आया ही नहीं तो आप पहले ही उसके लिए आके एक माहौल क्यों बना रहे हैं। ये बात तो ये साबित करती है कि बेसिकली एक तो नंबर 1 जो हुकूमती हलके हैं वो घबराए हुए हैं, और नंबर 2 ये कि ये ऐसा लग रहा है कि जो मुमकिन बातचीत चल रही थी वो चूंकि इमरान खान ने उसके ऊपर कोई अप्रूवल नहीं दी, तो इस वजह से उसके बाद अब ये फैसले को इस्तेमाल किया जाएगा उनके खिलाफ। लेकिन उसका हासिल हुसूल क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, अब ज़रा इस पे आ जाइए। मेरे नज़दीक तो ये फैसला इमरान खान को सुनाया जाएगा लेकिन सज़ा इस रजीम को मिलेगी। वो इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये खुद मज़ीद ज़्यादा एक्सपोज होंगे दुनिया में कि इन्होंने किस तरह से केसेस चलाए और फिर किस तरीके से सज़ाएं सुनाई। तो जो पहले केसेस उड़े हैं हाई कोर्ट में जाके, इसी तरह का एक और केस इनके लिए बाइस शर्मिंदगी ही बनेगा ये। तो ये अपने आप को ही सज़ा सुना रहे हैं, बार बार अपने आप को एक्सपोज करने की सज़ा सुना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेशनली भी पीटीआई का जो केस है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। पीटीआई जो पहले ही अब इंटरनेशनल फोरम्स को इंगेज कर रही है, उनके साथ
साथ अपने सारे ये जो केसेस हैं, जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं, उनको डील कर रही है, डील करने जा रही है मज़ीद। तो उसमें उनको एक और आपने एविडेंस दे दिया कि देखिए जी, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि थ्रू आउट इमरान खान साहब को हर केस में सज़ा सुनाना ये साबित करता है कि बेसिकली उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो ये आप एक और उनको एविडेंस जो है वो मुहैया कर देंगे अपना केस इंटरनेशनली बिल्ड करने के लिए, तो इसलिए भी इसका आपको नुकसान ही होगा। तीसरा, इमरान खान को इसका क्या नुकसान होगा? क्या इमरान खान जो है वो पहले आज़ाद फिर रहे हैं कि जो अब वो जेल में चले जाएंगे तो जी बड़ा कोई मुश्किल टाइम है? वो तो ऑलरेडी जेल में ही है, तो वो और दिन कुछ जेल में रह लेगा। यही मैक्सिमम आप उसके लिए कर सकते हैं कि जी आपने बड़ा अपने पावर दिखा दी, मसल दिखा दिए कि जी हमने तुम्हें एक और सज़ा सुना दी, तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? वो तो कह रहा है कि मैं ठीक है, मैं जहाँ पे इतना टाइम गुजार लिया मैं और टाइम गुजार लूँगा। तो मसला तो आपके लिए बना हुआ है कि जब आपके ऊपर मज़ीद इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, शर्मिंदगी होगी, मुल्क आपका वैसे ही रुका हुआ है, आपके खिलाफ एक मज़ीद अवाम के अंदर भी नफ़रत आएगी कि आप लोग जो हैं अपने इस पूरी नाजायज़ हुकूमत को छुपाने के लिए, उसके पूरा जो इलेक्शन चोरी थी उसको छुपाने के लिए और बचाने के लिए आपने बेगुनाह जो सिलसिले जारी रखे हुए हैं वो आपने उसी के अंदर एक और इजाफा किया बाब का। इसके अलावा तो इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो ये है इस केस की हकीकत भी और इसका फ्यूचर भी। बाकी जब ये केस जाएगा हाई कोर्ट में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस केस में क्या मेरिट्स थे और क्या नहीं थे। बहरहाल इस केस का फैसला अपने आप में इस लिहाज से भी मुतनाज़े है कि अभी आया नहीं, लेकिन सारे उसकी जुजियात तक बता रहे हैं। मैंने तो ये तक भी सुना कि कुछ सहाफ़ी जो सो कॉल्ड बड़े सीनियर सहाफ़ी बनते हैं वो इस तरह की भी खबरें अजीबोगरीब दे रहे हैं कि जनाब फराह गोगी ने अचानक से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इस केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत जो हैं वो मुहैया कर दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक केस जो है उसकी समाअत ख़त्म हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है, उसके बाद जज साहब को आप जाके अलग से कोई सबूत दे सकते हैं क्या? जाहिर है कोई सबूत अगर कोई देता है शख्स तो वो दौरान समाअत देता है, फिर उसके ऊपर जिरा होती है, उन सबूतों का जायज़ा लिया जाता है। ये नहीं होता कि एक केस ख़त्म हो गया है और उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद आप अलग से जाके कहेंगे लें जी अब मैं आपके लिए सबूत ले आया हूं, ना उसको कोई एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने जहांदीदा सहाफ़ी इस किस्म की बोंगियां मार रहे हैं कि बंदा सर पकड़ लेता है कि ये कौन लोग हैं कि अब आपके ख्याल से अचानक सोई हुई फराह गोगी को होश आया और उसने एक कोरियर कराया और ठीक फैसले से एक दिन पहले उसने नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो जज साहब को भेज दिए। तो ये वही इनकी ख्वाहिशात हैं जो इन्होंने पहले मलिक रियाज से बांधी हुई थी कि जी उन्होंने वादा माफ गवाह भी बन गए और शवाहिद भी प्रोवाइड कर दिए, फिर इन्होंने इस तरह की ही ख्वाहिशात फराह गोगी से बांध ली, फिर इसी तरह की ख्वाहिशात जो थी इनकी वो फैज़ हमीद साहब से भी हैं कि जी उन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी कोई चार्जशीट तैयार कर दी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हकीकत ये कि ये सारी बातें अभी तक तो कम अज़ कम सिर्फ ख्वाबो ख्याल और ख्वाहिशात ही नज़र आती हैं, क्योंकि सरफेस पे हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई इस तरह की डील जिसको कहें ये कि जिसको कोई जिसमें ये कहें कि जी कोई वादा माफ गवाह बन गया, ऐसी हमें कोई चीज़ उस पर नज़र नहीं आई। और ये बातें इवन मुझे याद आया बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी की जाती थी कि जी वो भी वादा माफ गवाह बन गई हैं और इस तरह की बातें उस वक्त उनके लिए भी गई। तो ये इनकी ख्वाहिशात ज़रूर थी, कोशिशें भी थी, लेकिन ये उनमें कामयाब नहीं हुए थे। बहरहाल अब ये हो गया माहौल बड़ा तेज़ किस्म का, क्योंकि इससे ये पता चल गया कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब इसके बाद ये ज़रूर कहा जा रहा है, जो फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा गया कि इमरान खान की जान को भी ख़तरा है और उन्हें बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब ये जो एक लाइन थी ये काफ़ी उनकी टेरिफाइंग थी, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सब इससे तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसमें छुपा हुआ मैसेज देखें तो बज़ाहिर लगता है कि ये एक तरह से फिर एक जवाज़ तराशा जा रहा है कि इमरान खान को किसी भी तरह कन्विंस कर लिया जाए कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर वाकई कोई सिक्योरिटी थ्रेट का इशू है तो फिर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वो रियासत जो एक कैदी को अडयाला जेल के अंदर भी, जो कि पिंडी में मौजूद है अडयाला जेल, अगर उसके अंदर भी एक कैदी को सिक्योर नहीं रख सकती, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो वही रियासत बनी गाला में उसी कैदी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? सबसे पहला तो अहम सवाल ये उठता है कि जेल में अगर वो शख्स नहीं है सेफ तो फिर वो बनी गाला में सेफ क्या होगा? वहां पे उसके लिए कोई अलहदा फोर्स आपने अमेरिका से बुलवानी है या नेटो का पूरा आपने सेटअप लगाया हुआ है कि जो उसको प्रोटेक्ट करने जा रहा है? तो यही रियासत है ना। तो वो एक जगह अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तो किसी दूसरी जगह उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी? तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये सिर्फ वजह
ایک دی جا رہی ہے تاکہ ان کو کنونس کیا جا سکے ان کے پارٹی لیڈرز کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کہ جی آپ اس ڈیل کے اوپر آمادہ ہو جائیں اور بنی گالا شفٹ ہو جائیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ بنی گالا کیوں شفٹ کیا جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو, تو اس کا جواب بڑا واضح ہے. اس سے یہ دو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لا سکتے ہیں, کیونکہ یہ انہیں بتا سکتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں وہ تو اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ ہیں, بہتر سہولیات ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, باقی اپنا ڈیو پروسیس چل رہا ہے, کچھ مہینوں میں ان کے کیسز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح کر کے وہ اپنا تھوڑا سا اس کو بھی ایک فیس سیونگ دیں گے انٹرنیشنل پریشر کے لیے. دوسرا, یہ اس دوران میں یہ فوراً سے ایک بلڈ اپ کریں گے امیج کہ دیکھیے عمران خان نے ڈیل کر لی ہے, اس وجہ سے عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا بنی گالا میں. آپ کو یاد ہوگا جب بشرا بی بی صاحبہ کو بھی بنی گالا بھیجا گیا تھا تو فوراً یہ خبریں آئیں کہ جی ڈیل ہو گئی اس لیے بشرا کو بنی گالا بھیج دیا گیا. یہ ایویں ہی نہیں ہے, اور اس طرح کا فوراً ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی عام جو کارکن خواتین ہیں وہ جیلوں میں ہوں لیکن بشرا بی بی صاحبہ بنی گالا کے محل میں ہوں, یہ تو ڈیل ہی ہوتی ہے. تو پھر بنی گالا کی یہ جو ڈیل تھی اس کو اسی طرح پلٹا کے منہ پہ پھینکا بشرا بی بی صاحبہ نے, اور انہوں نے خود جا کے عدالت میں کیس کر کے اپنے آپ کو اڈیالہ شفٹ کروایا بنی گالا سے. تب یہ جو ساری ڈیل کی کہانی تھی وہ پھس ہو گئی کہ جناب وہ تو خود اگلی پہنچ گئی اڈیالہ. تو یہ اسی قسم کا نیریٹو بنانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو پہلے کسی طرح ٹریپ کر کے بنی گالا بھیج دیں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ دیکھیں جی ڈیل ہو گئے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اگر یہ ایسے کر بھی لیں نا اور آ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس وقت پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا اس کو ایک ٹکا فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے بیٹھا بھی ہے بنی گالا میں یا نہیں. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا لیڈر آزاد ہو جائے, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا لیڈر سیف ہو, ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیڈر سے ان کی کمیونیکیشن بحال ہو جائے. تو وہ یہ اگر کوئی چھوٹا موٹا وہ سمجھوتا کرتے بھی ہیں کہ چلیں جی بنی گالا سے یا اس طرح, تو وہ ان کو شاید اس کو اتنا مائنڈ بھی نہ کریں. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کی سوچ یہ ہے نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے سارے میرے لیڈرز باہر آئیں, میرے سارے کارکن باہر آئیں, پھر اس کے بعد میری رہائی ہو, کیونکہ ان لوگوں نے بہت تکلیف کاٹی ہے. مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا کہ میں خود آرام دہ جگہ پہ چلا جاؤں اور وہ بیچارے جیلوں میں ہوں. تو یہ عمران خان کا اپنا ایک لیڈر ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے ورکر کا اپنے سے پہلے سوچ رہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ حالانکہ میرے نزدیک آدھے لوگوں کو تو جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو تو فرق بھی نہیں پڑے گا کہ اگر وہ کہیں گے کہ چلو شکر ہے عمران خان ایک بہتر جگہ پہ آ جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ باقی جو لوگ ہیں ان کا مقصد اس میں یہ نظر آتا ہے. اب اس بات کے اوپر جو ہے اب کیا اس کا رزلٹ نکلے گا, بہرحال آنے والے دن جو ہیں اسی حکومت کے اوپر مزید پریشر بڑھانے والے ہیں. یہ اعصاب کی گیم ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ اعصاب کی گیم کا چیمپئن کون ہے. تو اب اس سے آگے میں کیا مزید بات کروں. یہ بھی آج خبر آ رہی ہے کہ مروت صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا کہا گیا ہے. جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی تک مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, ایسی کوئی خبر میں نے دیکھی نہیں. لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. آخر میں جی 2-3 چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی خبریں میں آپ کو فٹافٹ بتا دوں. ایک تو کے پی حکومت نے ایک فری لائف انشورنس جو ہے یہ سٹارٹ کر دی ہے. یہ بڑی زبردست خبر ہے. اس کے مطابق جو 60 سال سے زائد کوئی بھی شخص جہاں باغ ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, تو جو اس کے لواحقین ہیں اس کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے, اور اگر 60 سال سے کم عمر اس کی ہوتی ہے تو پھر اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. صحت کارڈ کے بعد یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ اگر کوئی پیارا کوئی چلا جاتا ہے آپ کے گھر کا, تو کم از کم آپ کو اگر کوئی پیچھے اس طرح سے کفالت کرنے والا نہیں ہے یا کوئی پریشانی ہے, مالی مشکلات ہیں, تو اس میں آپ کو یہ ہیلپ ہو جائے گی کہ کم از کم آپ کو 5 یا 10 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے مل جائیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی پالیسی ہے. دوسرا انہوں نے ایک جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے سوچا ہے کہ جی ایلون مسک کے ساتھ ہم نے خود رابطہ کرنا ہے. حکومت اس سلسلے میں کچھ آپ کہہ لیں کہ سستی دکھا رہی ہے, تو اب یہ کے پی حکومت سمجھ رہی ہے کہ اپنے طور پر ہم ایلون مسک سے رابطہ کر کے اسٹار لنک کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جو صوبے میں کم از کم نوجوان ہیں اگر وہ اس کے تھرو ایکسیس حاصل کر سکیں تو وہ کر سکیں. اب مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ تھوڑا شاید لیگل پرابلم ہو کہ یہ کیا فیڈریشن کے بغیر ایسا کوئی ایک صوبہ لے سکتا ہے یا نہیں. میرے خیال سے شاید اس میں مشکل ہوگی, ایسا شاید پاسبل نہ ہو سکے کہ بغیر فیڈریشن کے آپ اپنے طور پر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی لے لیں. لیکن بہرحال ان کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے. اور آخری خبر دیں گے جی آپ کو یہ کہ
पीटीआई ने यूथ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी और इस सिलसिले में आपको पता है कि यूथ विंग के जो इस वक्त के इनके हेड हैं वो खालिद खुर्शीद साहब हैं, साबिक वजीर आला, जिनको 34 साल कैद भी सुनाई गई है कुछ अर्सा पहले। तो खालिद खुर्शीद साहब ने कल ये ऐलान किया था कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर 1 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और मेंबरशिप बाकायदा तौर पर पीटीआई की हासिल की है। तो सिर्फ 12 घंटे के अंदर नए 1 लाख नौजवान जो हैं वो पीटीआई का हिस्सा बने हैं। इससे आप ज़रा स्पीड का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितनी बड़ी तादाद में यूथ आगे जो हर साल बढ़ रही है वो किस तरह पीटीआई के साथ कनेक्ट हो रही है। तो आप किधर खड़े हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि जनाब आप एक जनरेशन से लड़ लेंगे या आप एक अभी जो एक सिनेरियो है उससे निकल जाएंगे? ये बड़ी लंबी लड़ाई बन जाएगी आपकी, क्योंकि आने वाली हर जो जनरेशन इस वक्त नज़र आ रही है ना, जो हर साल इनरोल हो रही है, आपके वोटर्स में भी इनरोल हो रही है, वो भी उसमें से भी एक मैसिव जो हिस्सा है वो उधर ही देख रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने फिर जाके खड़े किधर होना है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।